अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है रीडर सेंटर्ड राइटिंग। सो रीडर सेंटर राइटिंग का मतलब ये है कि जो आप कोई चीज़ लिखते हो, ख़ास तौर पर रिज्यूम जैसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले सोचो कि रीडर कौन है और आप चाहते हो कि वो पढ़ने के बाद क्या सोचे या क्या डिसाइड करे। सो रिज्यूम लिखने का सबसे पहला स्टेप होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, यानी आप इस कम्युनिकेशन के ज़रिए क्या हासिल करना चाहते हो। यानी ऑब्जेक्टिव्स आपकी पूरी राइटिंग का बेस बन जाता है। एंड अगर आप रीडिंग सेंटर अप्रोच लेना चाहते हो तो 3 सवाल जरूरी सोचने चाहिए। आपको 3 सवाल जरूर सोचने चाहिए, जैसे कि आप क्या रिजल्ट चाहते हो, कौन लोग आपका रिव्यू पढ़ेंगे, एंड आप चाहते हो कि पढ़ने के बाद उनका रिएक्शन कैसा हो। सो रिक्वायरमेंट प्रोसेस आमतौर पर 2 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में एम्प्लॉयर्स सिर्फ रिज्यूम्स को लेट करते हैं और एचआर डिपार्टमेंट या ऑफिस स्टाफ उन्हें शॉर्टलिस्ट करता है। अक्सर एक स्टाफ मेंबर के पास 25 से 50 रीजन्स होते हैं और वो सिर्फ कुछ सेकंड में डिसाइड करता है कि कौन सा रिजेक्ट करना है और कौन सा रखना है। तो इसलिए रिज्यूम का पहला इंप्रेशन बहुत पावरफुल होना चाहिए, वरना वो सीधा रिजेक्ट फाइल में चला जाएगा। दूसरी स्टेज में वो रिज्यूम्स जाते हैं जो शॉर्ट लिस्ट हो चुके होते हैं। ये स्टेज मैनेजर्स या हायरिंग कमेटी देखती है, जो डिटेल में चेक करते हैं कि इनका डिटेल में चेक करते हैं और इनका फोकस ये होता है कि स्पेसिफिक स्किल्स, जैसे क्या इनको जावा प्रोग्राम क्या ये जावा प्रोग्राम कर सकते हैं या नहीं, और ये नहीं सोचते कि ये जनरल तौर पर कैपेबल हैं। तो इस वक्त आपका रिज्यूम उनकी रिक्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली मैच होना चाहिए। कुछ जॉब्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जैसे कैंपस इंटरव्यूज़, जहां आप रिज्यूम डायरेक्टली रिक्वायटर को देते हो जब वो आपसे मिलते हैं। जो चीज़ हमेशा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप डिसाइड करो कि आप चाहते हो कि रिज्यूम पढ़ने के बाद रीडर पे क्या असर हो। इस क्लियर सोर्स से आपका रिज्यूम स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि रीडर का एटीट्यूड चेंज हो, तो पहले समझो कि वो अभी आपके बारे में क्या सोचता है। तो सब ज़्यादातर तो न्यूट्रल ही होता है, और आप चाहते हो कि वो क्या सोचे। तो एम्प्लॉयर्स आमतौर पर ये क्वालिटीज़ पसंद करते हैं कि एम्प्लॉय में कैपेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लेजेंट पर्सनैलिटी हो। इसलिए रिज्यूम में वैग स्टेटमेंट्स की बजाय क्लियर एविडेंस हो, जैसे प्रोग्रामिंग्स लैंग्वेजेस, टूल्स, इंटर्नशिप्स और अचीवमेंट्स। तो रिज्यूम पढ़ते वक्त रीडर के दिमाग में कुछ सवालात आते हैं, जैसे कि आपका प्रोफेशनल गोल क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस कितना है, एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स या प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। तो अगर आपको पहले से पता है कि वो क्या सवालात करने वाले हैं, तो अपनी इंफॉर्मेशन इस तरह अरेंज करो कि उनको उनके सवालात के जो जवाबात हैं उनको वो जल्दी मिल सकें। सो प्लानिंग का मतलब ये है कि नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब ये है कि डिसाइड करना कि क्या लिखना है और किस ऑर्डर में लिखना है। हर फील्ड के आपके हर फील्ड के लोगों की आपसे एक्सप्रेशन होती हैं, जैसे फाइनेंस या लॉ में ट्रेडिशनल टाइप रिज्यूम चलते हैं, जबकि क्रिएटिव फील्ड्स में थोड़ा डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंट्स अलाउड होता है। तो रिज्यूम एक परसुएसिव आर्ग्यूमेंट भी है। आप क्लेम करते हो कि मैं कैपेबल और रिलायबल हूँ, और अपनी डिग्रीज, प्रोजेक्ट्स और अवार्ड से प्रूफ देते हो। ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का है। सो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा रिज्यूम्स एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, लाइक एजुकेशन और वर्क हिस्ट्री पे फोकस होता है। लेकिन अगर आप अपने स्किल्स और फंक्शंस को हाईलाइट करना चाहते हो तो फंक्शनल रिज्यूम्स का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। जो भी फॉर्मेट हो, हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऊपर रखो, ताकि रीडर पहले ही ग्लैंस में इम्प्रेस्ड हो जाए। उसके बाद है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में सिर्फ
टेक्स्ट लिखना नहीं होता, बल्कि ये लेआउट भी डिज़ाइन करनी होती है, जैसे स्पेसिंग, हेडिंग्स और फॉर्मेटिंग। रिज्यूम का प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक या दो सेंटेंसेस में लिखो एंड जनरल, लेकिन फोकस हो। मिसाल के तौर पर, आई वांट टू वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल ऑफ अ मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये जेनेरिक स्टेटमेंट है जो कई एम्प्लॉयर्स को देखा जा सकता है। अगर आप मल्टीपल फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग रिज्यूम बनाना बेहतर है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन सेक्शन में डिग्री, कॉलेज का नेम और ग्रेजुएशन डेट लिखना ज़रूरी है। अगर ग्रेड्स अच्छे हैं या इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स किए हैं तो मेंशन करो। जॉब एक्सपीरियंस को अक्सर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहना चाहिए, रखा जाता है। एंड सबसे नया जॉब जो आपने लेटेस्ट की हो जॉब सबसे पहले रखो, क्योंकि नए जॉब ज़्यादा रेलिवेंट होता है। लेकिन अगर आप करियर चेंज कर रहे हो या गैप्स हैं तो फंक्शनल लेआउट ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसके बाद है रिवीजन। उसके बाद है ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। कुछ ईमेल्स के एजुकेशन के तौर पे या प्रोफेशनल के तौर पे कुछ आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्डर योर जॉब एक्सपीरियंस, वैल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग। ठीक है, तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसका मतलब है दोबारा चेक करना कि क्या आपकी राइटिंग इफेक्टिव है या नहीं। रीराइटिंग से आप अननेसेसरी डिटेल्स निकालते हो और अपने क्लेम्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। एंड ग्रामर और फॉर्मेट भी दोबारा चेक करो। अच्छे राइटर्स हमेशा मल्टीपल ड्राफ्ट्स बनाते हैं और फीडबैक लेते हैं। आखिर में रिज्यूम एक ऐसा टूल है जो आपके लिए नए लाइक नए डोर्स ओपन करता है। तो ये एक ऐसा टूल है, ऐसा एक ज़रिया है जो आपके लिए नए डोर्स ओपन करता है। इसलिए यूज़ शॉर्ट, क्लियर और रीडर फ्रेंडली रखो। अगर हर जॉब के लिए थोड़ा कस्टमाइज़ करो, सबसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऊपर रखो और अपनी स्किल्स के स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिखाने की कोशिश करो। तो यह था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।